नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मेरे साथ मौजूद है वाजीराव एंड रेड्डी आईएएस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर एसएस चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। डॉक्टर एसएस चौधरी सर को करीब 30 सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को गाइड करने में, टीच करने में और मेंटोर करने में। आज बात काम की में हम सर से इसी पर बात करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको लेकर के बात करेंगे। Wajirao and Reddy Institute's Vice Chairman, Dr. S.S. Chaudhary, has been guiding the civil services students for the last 28 years. Under the guidance and mentorship of Dr. S.S. Chaudhary, 10 students continuously achieved first rank in civil services exam from Wajirao and Reddy Institute. Dr. S.S. Chaudhary has continuously been teaching civil services students from 1995. Wajirao and Reddy Institute is proud of our senior mentors and board members. Under the guidance of our senior mentors and board members, civil services aspirants achieved top ranks in civil services exam. सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। वाजीराव एंड रेड्डी आईएएस इंस्टीट्यूट जो है वो फर्स्ट नंबर पर सफल रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए, कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, वाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यू मोर देन 60% स्टूडेंट हमारे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। CSE 2023 में जो हाल ही में अभी परिणाम आया है, इसमें 645 स्टूडेंट आउट ऑफ 1016 वैकेंसीज में से सफल हुए। इस बार का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए और कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए स्टडी की कभी भी क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है क्वालिटेटिव स्टडी अगर आपको सफलता लेनी है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यू क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो प्रतिदिन आपको 9 to 10 आवर और मैक्सिमम 10 to 11 आवर एक साल अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छी रैंक पाने में सफल होंगे। कई लोग जो होते हैं वो यूपीएससी जो पीसीएस के एग्जाम्स हैं उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस में आकर लटक जाते हैं। प्रीलिम्स तो कर लेते हैं पर मेंस में लटक जाते हैं। तो किस तरीके से उस चीज़ को प्लान करें कि मेंस भी क्लियर हो जाए? देखिए, यूपीएससी के तीनों फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट ओनली मेंस, प्रीलिम्स भी, मेंस भी और इंटरव्यू। जब भी यूपीएससी जो तीनों फेसेस में एग्ज़ाम लेती है तो एग्ज़ाम का जो मॉडल है वो यूपीएससी नोटिफिकेशन के समय में ही डिसाइड कर देती है, बल्कि नोटिफिकेशन में स्टूडेंट को बता देती है। जहाँ तक मेंस की बात है तो मेंस एग्ज़ाम में यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर देती है कि जो क्वेश्चन का स्वरूप और स्टैंडर्ड है वो इस तरह का होगा कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन इजीली उसका रिप्लाई दे सके। कोई बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की नोटिफिकेशन और डायरेक्शन के इतर काम करते हैं, मेरा मतलब है कि जब यूपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि मेंस एग्ज़ाम टोटली जनरलाइज्ड एग्ज़ाम होगा, विभिन्न विषयों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन उनका आसानी से रिप्लाई दे सकता है, फिर आप स्पेशलाइज्ड स्टडी की तरफ बढ़ जाते हैं तो आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। अगर आपको मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए टोटली जनरलाइज्ड और कंसेप्चुअल तैयारी करनी चाहिए। फैक्ट बोझिल फैक्ट्स, आप ऐसा लग रहा है मानो थीसिस लिख रहे हों, इस तरह की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कितना भी लंबे समय तक तैयारी कीजिए, मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मेरा आपको जो स्टूडेंट हैं आपके माध्यम से जो देख रहे हैं उनको सुझाव है कि कभी भी मेंस एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए टोटली जनरलाइज्ड तैयारी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल तैयारी करनी चाहिए और जितने भी विषय हैं उन विषयों को समझ करके जब क्वेश्चंस लिखें तो हर एस्पेक्ट से उन क्वेश्चंस का एनालिसिस अगर आप करते हैं, आंसर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। सर, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो बच्चे जो हैं कैसे मतलब सेलेक्ट करें कि हमें ये पढ़ना चाहिए और ये नहीं पढ़ना चाहिए, ताकि वो सही दिशा में तैयारी कर सकें और पढ़ सकें उस चीज़ को? ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। यूपीएससी का जहाँ तक सिलेबस की बात है तो वास्ट ज़रूर है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो हर विषयों को इसमें संजोया गया है। क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आईपीएस बनना है, आपको जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका हेड बनना है, तो आप में क्वालिटी तो होनी चाहिए।
हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए यूपीएससी ने जज करने के लिए, आपकी क्वालिटी देखने के लिए बहुत सारे विषयों को अल्टीमेटली सिलेबस में डाला है। जहाँ तक सिलेबस की तैयारी की बात है, तो सिलेबस को सबसे पहले, जैसे इससे पहले मैंने बोला है, जर्नलाइज तरीके से तैयारी करते हुए, कंसेप्चुअल तरीके से तैयारी करते हुए स्टैटिक पार्ट का नोट्स तैयार करना चाहिए, जो कि ऑन लैंग्वेज में होता है। और जितने भी विषय हैं, उन विषयों से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं आपके चारों ओर, लगभग पिछले 10 महीने में, अगर आपको इमीडिएट एग्जाम देना है तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक पार्ट। तो डायनामिक पार्ट को स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ करके तैयार कर लेना चाहिए। उसी डायनामिक और स्टैटिक पार्ट में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका अच्छे मार्क्स आकर के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। एक सवाल ये है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से जुड़ा हुआ है कि ऐसा कहते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कम नंबर आते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम वाले हैं उनको ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या कि हिंदी जो मीडियम वाले उनको कम नंबर आते हैं और अंग्रेजी वालों को ज़्यादा होते हैं? नहीं, देखिए, यूपीएससी कभी भी मार्क्स लैंग्वेज या मीडियम के आधार पर नहीं देती है। मेरा मानना है हिंदी मीडियम के बच्चों का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो आरंभ से ही कमज़ोर रहा है। उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव हुआ है, ये भी मानता हूँ। भेदभाव वाला रवैया भेदभाव होता है, वो बेसिकली यूपीएससी द्वारा नहीं किया जाता। कुछ मामलों में जैसे ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम आती है, तो इतनी बड़े पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयार आपको हो जाना चाहिए। भेदभाव इन द सेंस मेरा ये है कि जब से वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको एक उस तरह का माहौल नहीं मिलता है, उस तरह का माहौल के साथ साथ में एक स्टैंडर्ड एजुकेशन का होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। लेकिन हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, वो बहुत ही कठिन परिश्रमी होते हैं और इमोशनल होते हैं, और वो सेलेक्ट होते हैं। अगर हम लोग देखें, यूपीपीसीएस एक यूपीएससी की तरह ही एग्ज़ाम है, उसमें फर्स्ट रैंक से लेकर के बहुत सारे हमारे यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इस बार भी बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट से हिंदी मीडियम से 47 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो भेदभाव अगर होगा तो इतने स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते। अंग्रेजी दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा माध्यम का ही। आपने कहा अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों का अच्छा रैंक लगता है, तो इसका मैं एक एग्जांपल बहुत सटीक देना चाहूँगा। 2016 में आंध्र प्रदेश से एक स्टूडेंट, एक छोटे से गाँव से, मिस्टर रोनाकी, गोपाल कृष्ण रोनाकी, और उनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर था। इंग्लिश मीडियम में वो तैयारी नहीं कर सकते थे। तेलुगु उनका मीडियम था, सरकारी स्कूल में वो पढ़े हुए। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने मेंस एग्ज़ाम और इवन इंटरव्यू तेलुगु लैंग्वेज में दिया, और तेलुगु लैंग्वेज में देने के बाद में वो 3rd रैंक, एक बहुत अच्छी टॉप रैंक होती है, उसमें वो सफल हुए। अगर मीडियम का ऐसा रेस्ट्रिक्शंस होते तो वो 3rd रैंक प्राप्त नहीं कर पाते। मेरा यहाँ हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनको एक सुझाव है, वो कभी भी इन चीज़ों में न पड़ें कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। रिसोर्सेज कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में रिसोर्सेज की भी कमी नहीं रही है स्टडी के लिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है वो बहुत पुरुषार्थ से अपनी मेहनत करें। जैसे कि मैं कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी वजह क्या। इसके साथ ही और मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, अगर हिंदी माध्यम के बच्चों को सफलता की ओर जाना है तो अपना मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए। इस तरह के आरोपों में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होगा या लैंग्वेज का फ़र्क पड़ेगा। एक मेंटल रिवोल्यूशन लाना चाहिए, जैसे बोलते हैं मानसिक क्रांति। उसमें हमेशा ये झलकना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बेसिकली किसी छोटे भेदभाव से या लैंग्वेज से आपका ये एग्ज़ाम अटक जाएगा। उसके लिए आपकी मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति आना ये ज़रूरी है कि मुझे अमुक रैंक तक सफल होना है। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े। इसके लिए भी मैं एक कमेंट करना चाहूँगा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, और वो है कि रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। तो अपनी मेंटलिटी को चेंज कीजिए, आगे बढ़िए, और जो भी रैंक आप निर्धारित करेंगे उसके आसपास आपका सिलेक्शन भी होगा।
एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, कुछ बच्चे जो हैं वो समझते तो हिंदी में है, वीडियो देखते हैं, समझते हिंदी में है, लेकिन लिखना उनको अंग्रेज़ी में पड़ता है। तो ऐसा है क्या कि कुछ पेपर हिंदी में आप लिख सकते हैं, कुछ पेपर आप अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, इंग्लिश करके यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं? नहीं नहीं, इंग्लिश जो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर देते हैं तो एक तो नेगेटिव मार्किंग आ सकती है। लैंग्वेज वही सेलेक्ट करें जो जिस लैंग्वेज में आपको आंसर देना है, क्योंकि कभी भी जो लैंग्वेज है, चाहे तो आप इंग्लिश ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जब लैंग्वेज का फ़र्क नहीं है और इस वजह से उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज से 3rd रैंक अचीव किया, तो लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं है। उन्हें इंग्लिश के बजाय अपनी एक जो भी निर्धारित मीडियम है, उस मीडियम में लिखना चाहिए। जो लोग 9 टू 5 जॉब करते हैं, जो वर्किंग हैं, वो यूपीएससी करना चाहते हैं, तो जैसे आपने भी बताया कि 10 से 11 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं जॉब में रहते हुए? देख लीजिए, जो जॉब में है या जो नौकरी कर रहे हैं या और भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत अच्छी रैंकों पर जॉब के साथ में वो सेलेक्ट हुए हैं। उसके लिए एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में, जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले बोला कि क्वालिटेटिव स्टडी की जगह क्वांटिटेटिव स्टडी की जगह क्वालिटेटिव स्टडी ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी और जो यूपीएससी की डायरेक्शंस है, जनरलाइज तरीके से कंसेप्चुअली करते हैं और अपने ऑन नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो असाइनमेंट अच्छे से देते हैं उनको तैयार कर लेते हैं, तो आप 100% सेलेक्ट होंगे। आपके इंस्टीट्यूट का कोई एग्जाम्पल जो काम में रहते हुए किसी ने यूपीएससी क्लियर किया हो? जी, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। 2008 में यूपीएससी सीएस भरत यादव हिंदी मीडियम से, और वो सेलेक्ट हुए थे बेसिकली आफ्टर 10th। उनका रेलवे में टिकट कलेक्टर के पद पर चयन हुआ था, और वो कॉलेज इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू अपना ड्यूटी करना पड़ता था। तो एकेडमिक बैकग्राउंड प्राइवेट था उनका, प्राइवेट उन्होंने डिग्री ली थी। इसके बाद में उन्होंने प्रिपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट से किया और 76 रैंक पे वो सेलेक्ट हुए। ओबीसी में उनका 6वां रैंक था। निवर्तमान में भरत यादव, इसके बारे में निकला हुआ था कि टीसी से डीसी तक की रास्ता, भरत यादव बने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। निवर्तमान में वो मध्य प्रदेश कैडर में है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के सचिव से लेकर के बहुत अच्छे पदों पर वो नियुक्त। एक सफल छात्र और असफल छात्र में क्या अंतर होता है? क्योंकि पढ़ाई तो दोनों करते हैं, तैयारी दोनों करते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है? देखिए, सफलता और असफलता बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। सफलता और असफलता में हम इसे इस तरह से देख सकते हैं, जो धावक होते हैं, रनर होते हैं, वो 1 सेकंड के चौथाई हिस्से मात्र से अपना मेडल खो देते हैं। तो सफलता असफलता में एक छोटा सा अंतर है। अगर हम उस अंतर को दूर कर लेते हैं, अपने हार्ड वर्किंग नेचर, एक राइट स्ट्रेटजी, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करना, तो वो असफलता को सफलता में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बच्चे जो है वो लगातार यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं पर फेल होते जाते हैं, तो उनका मोराल जो है कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। तो किस पॉइंट पे आके लगना चाहिए स्टूडेंट्स को कि अब मुझे ये तैयारी छोड़ देनी चाहिए या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मॉरल कभी भी स्टूडेंट को अपना डाउन नहीं करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि असफलता मुझे बार बार मिल रही है, वो कौन से कारण हैं, जो कमियां हैं उन्हें रिमूव कीजिए, और उन कमियों को रिमूव करके और सफलता की तरफ बढ़िए। आपके अपने कोच हैं, मेंटर्स हैं, उनसे डिस्कशन कीजिए कि आखिर मैं किस वजह से असफल हुआ हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट सैचुरेशन लेवल तक अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लेता है, तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। कोई आइडियल मोटिवेटेड एग्जाम्पल नहीं है, आदर्शवादी नहीं है। 2004, 2005 एंड 2006 कंटिन्यू 3 साल यूपीपीसीएस में हमारे एक स्टूडेंट बसंत अग्रवाल, 2 बार वो फर्स्ट रैंक टॉप हुए और तीसरी बार वो 3rd रैंक 2006 में 3rd रैंक पर सेलेक्ट हुए। एक्चुअल में जैसे यूपीएससी आईएएस में 2 बहुत अच्छे पद होते हैं, मानते हैं लोग, आईएएस और आईपीएस, ऐसे ही यूपी में
डिप्टी कलेक्टर का पद और डिप्टी एसपी का पद, ये बहुत अच्छा पद माना जाता है। चूँकि डिप्टी कलेक्टर के पद 2004-2005 में अनाउंस नहीं किए थे कमीशन द्वारा, तो इस वजह से बसंत अग्रवाल ने डिप्टी कलेक्टर पद पाने की चाहत में बार बार एग्जाम दिया और दोनों बार वो फर्स्ट रैंक आए। और तीसरी बार में उन्हें लगा कि जो कि 8 पद जो है घोषित किए गए थे डिप्टी कलेक्टर के लिए, तो उन्हें चौथी रैंक तक लाना जरूरी था। उसके लिए हमसे डिस्कशन हुआ, हमने एक स्ट्रेटजी तैयार किया और स्ट्रेटजी तैयार करने के बाद में वो 3rd रैंक पर वो सेलेक्ट हुए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्टूडेंट को कभी भी इस सोच के साथ में तैयारी नहीं करनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस सोच के आधार पर तैयारी करना चाहिए कि मैं किसी भी पद को अगर मुझे प्राप्त करना है तो मैं उसे अपनी स्ट्रेटजी, अपने कोच के साथ में डिस्कशन करके, जो कमियां हैं दूर करके अचीव कर लूँ। एक सवाल सर ये है कि क्या यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है? घर बैठे या सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्लियर नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, कोचिंग हो या कोच हो, उसका एक रोल होता है। कोचिंग या कोच अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से जो सफलता में आने वाली बाधाएं हैं उनको बहुत जल्दी दूर कर लेते हैं, अर्थात आपके समय को बचा देते हैं। कोच का रोल हम इस तरह से देख सकते हैं आज के समय में भी, जैसे आज इंडियन क्रिकेट को आप देखते होंगे। इंडियन क्रिकेट में विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे सीनियर खिलाड़ी हैं कि इनको कोच की मुझे नहीं लग रहा है ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कोच अल्टीमेटली नियुक्त किया जाता है। ये लोग इतना प्रैक्टिस करके आ चुके होते हैं कि क्या कोचिंग या कोच की ज़रूरत है, लेकिन वो इसलिए नियुक्त किया जाता है कोच कि कोच जो कमियां हैं अपने एक्सपीरियंस से उनको दूर करता है, उनको सजेस्ट करता है, क्योंकि सफलता असफलता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोच का होना बहुत ज़रूरी है और वो कोच जो आप असफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे उससे दूर कर लेता है। उसका एक और मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। चक दे इंडिया हॉकी टीम को उसमें दिखाया गया है और दोनों टीम बराबर आती हैं और उसमें कोच डायरेक्शन देता है, क्योंकि गोल को रोकने के लिए खिलाड़ी को लगाया गया है। अगर गोल हो जाता है तो आप हार जाते हैं और गोल अगर बचा देते हैं तो आप सफल होंगे। तो कोच डायरेक्शन दे करके उस गोल को बचा लेता है अपने एक्सपीरियंस से। यही रोल कोच का होता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे को? देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसका परिणाम कैसा है ये देखना चाहिए। रिजल्ट के साथ साथ में एनवायरनमेंट कैसा है ये सब देख लेना चाहिए। और जो सफलता में आने वाली कमी को कोई कोचिंग या कोच कितना हद तक दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान में रख करके कोचिंग लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना वायरस के बाद से जो है ऑनलाइन क्लासेस का चलन बहुत बढ़ा है, तो बच्चे जो है ऑनलाइन भी ट्यूशन लेते हैं और ऑफलाइन भी लेते हैं। तो अगर वो ऑनलाइन ले रहे हैं और ऑफलाइन ले रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर है? ये आपकी तैयारी को कैसे मतलब देखिए, प्रभावित आज के करता समय है? में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे जो स्टूडेंट जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या नौकरी प्रोफेशंस में अपना लगे हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं। बहुत अंतर उसमें नहीं होता है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कशन होता है। लाइव क्लासेस हैं, किसी तरह का कोई ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं है। तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर के और नोट्स पढ़ करके, क्वालिटेटिव नोट्स पढ़ करके आप इजीली तैयारी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में, ये मेरा आखिरी सवाल है, आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों को आईएएस की तैयारी करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है? बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट में सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनको बेसिक लेवल से तैयारी करते हुए एडवांस लेवल तक तैयार किया जाता है। यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत बोझिल नोट्स या बोझिल तरीके से नोट्स नहीं लिखाए जाते, स्पेशलाइज तरीके से तैयारी नहीं कराई जाती। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी डायरेक्शंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाती है।
जनरलाइज तरीके से स्टडी कराई जाती है, कंसेप्चुअल तरीके से स्टडी कराई जाती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है और विद इन टाइम पीरियड में, जो हमें मालूम है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए एक निश्चित समय पीरियड है। विद इन टाइम पीरियड में सेलेक्ट होने के लिए जो भी हमारी तरफ से, जैसे असाइनमेंट देना, नोट्स देना, एनसीईआरटी के अलग से नोट्स देना, जनरल स्टडी के अप्रॉक्स 10 to 11 नोट्स प्रोवाइड कराना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं क्वालिटेटिव स्टडी कराना, ये सब चीज़ें हम लोग देते हैं और हमारे जो बच्चों का रिजल्ट है कंटिन्यूस मोर देन 60% इस वजह से आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। थैंक यू।